नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज़ में ये हमारा 17वां लेक्चर चल रहा है जिसका नाम है भारतीय कृषि। पहले पार्ट में हमने भारतीय कृषि का इंट्रोडक्शन देखा था। दूसरे पार्ट में हमने कृषि की कुछ विधियाँ देखी थी जिसमें मृदा सहित और मृदा रहित इनको देखा था। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट विधियाँ और बच गई है, 3 विधियाँ जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहली विधि है संविदा कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दूसरी पढ़ेंगे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और तीसरी पढ़ेंगे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फार्मिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। पहली हमारी जो कृषि है आज के लेक्चर की वो है संविदा कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसान किसी भी कंपनी से या किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट के तहत यानी समझौते के तहत क्या करता है, इसमें कृषि करता है। इसमें किसान का खेत रहता है, किसान खुद लेबर रहता है, यानी किसान उस व्यक्ति या उस कंपनी के अकॉर्डिंग फसल का उत्पादन करता है। उसके बदले में जो कंपनी है वो कंपनी उस किसान को हाई यील्डिंग वैरायटी वाला बीज उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाती है, कीटनाशक और उर्वरक उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा परिवहन की सुविधा और वेयर हाउस की सुविधा, जहाँ पर उस फसल को उत्पादन करने के बाद में रखना होता है, तो वेयर हाउस की सुविधा उपलब्ध करवाती है वह कंपनी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों, आपने सुना होगा मैकडोनाल्ड कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हिमाचल प्रदेश से आलू की तथा छत्तीसगढ़ से पत्ता गोभी की जो खेती है वो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत करवाई है। क्योंकि वो कंपनी जैसे बनाती है बर्गर बनाती है, तो उस बर्गर में पत्ता गोभी को यूज करती है। तो वह कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हिमाचल प्रदेश जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनसे गोभी की खेती करवाती है और हिमाचल प्रदेश से आलू की खेती करवाती है इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। तो आई होप कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पता चल गया होगा। अगली हमारी जो विधि है कृषि की वो है जेडबीएनएफ का मतलब होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो महाराष्ट्र के एक किसान हैं जिनका नाम है सुभाष पालेकर जी ने इस कृषि विधि को विकसित किया था। इसी के कारण इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ये हैं सुभाष पालेकर जी जो कि महाराष्ट्र के एक किसान हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक रसायन मुक्त कृषि है, यानी कि इसमें केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। ये कृषि की पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित है। इसमें ना तो उर्वरक, ना ही कीटनाशक और ना ही गहन सिंचाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों, फसल का उत्पादन करने पर इसका लागत यानी कि कॉस्ट मूल्य जीरो आता है। क्यों जीरो आता है? क्योंकि इसमें मार्केट से कोई भी इनपुट यूज नहीं किया जाता है, बल्कि अपने खेत और अपने घर से ही इनपुट यूज किया जाता है। मार्केट से कोई भी इनपुट यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसका कॉस्ट शून्य रहता है। इसी के कारण इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया गया है। दोस्तों, इसके जो 4 घटक होते हैं यानी जेडबीएनएफ के 4 घटक होते हैं वो हैं, पहला है बीजामृत, दूसरा है जीवामृत, तीसरा है मल्चिंग और चौथा है वापसा। अब इनमें क्या होता है, बीजामृत होता है सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी बीज का ट्रीटमेंट किया जाता है बीजामृत के द्वारा। आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे किया जाता है। जीवामृत में क्या है कि जो फर्टिलाइजर और कीटनाशक हैं उनके जगह पर इसको यूज किया जाता है, यानी कि इसमें फर्टिलाइजर और उर्वरक यूज नहीं किया जाता है, जीवामृत यूज किया जाता है। वो भी हम देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। इसके बाद में मल्चिंग की बात करें तो मल्चिंग में सोइल और स्ट्रो। दोस्तों,
यानी कि जैसे खेत है, उस खेत को खुला नहीं छोड़ा जाता है। जैसे किसी फसल की कटाई होगी तो उसको खुला नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर किसी जो और कोई अन्य चीज़ें हैं, जैसे कोई पेड़ के पत्ते हैं या कुछ और चीज़ें हैं, तो उसको जो खेत है उसको कवर कर दिया जाएगा ताकि जो उसकी नमी है वो नमी बरकरार रहे। इसके बाद में है वापसा। वापसा में ये देखा जाता है कि जो सोइल की मॉइस्चर है यानी नमी है वो बरकरार रहे यानी बनी रहे। अब ये कैसे किया जाता है, सबसे पहले देखते हैं बीजामृत में यानी कि सीड का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है। गाय, इसमें 4 चीज़ें ली जाती है। एक लिया जाता है गाय का गोबर, दूसरा है गाय का गोमूत्र, तीसरा है चूना और चौथा है जो जहाँ पर हमें कृषि करनी है उस भूमि की मृदा। इन 4 चीज़ों से हम बीज का ट्रीटमेंट करते हैं। जीवामृत की बात करें तो इसमें गोबर, गाय का गोमूत्र और अन्य जैविक पदार्थ ये मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है। जब जो कृषि है इनकी जो खेती में हमने बीज लगाया है वो बीज अंकुरित हो जाता है, तब हम इसका छिड़काव करते हैं ताकि जो कीट है वो कीट इस बीज से या इस फसल से ना लग पाए। यानी कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जगह हम जीवामृत को यूज करते हैं। मल्चिंग की बात करें तो जुताई के स्थान पर फसल के अवशेषों को भूमि पर आच्छादित कर दिया जाता है। वापसा की बात करें तो वापसा में सिंचाई के स्थान पर मृदा में नमी एवं वायु की उपस्थिति को महत्व दिया जाता है। यानी कि जो भूमि है उसमें नमी बनी रहे उस पर ध्यान दिया जाता है। अगर दोस्तों हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश ने इसको इम्प्लीमेंट किया। 13 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5.01 लाख एकड़ में इसको इम्प्लीमेंट किया ZBNF को। इसके बाद में केरल ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने का अभी सोचा है। इसके अलावा कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों ने भी ZBNF को इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। तो ये थी हमारी ZBNF विधि। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है क्योंकि ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है, अभी इसका चलन बढ़ता जा रहा है और ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो ये हमारी ZBNF विधि थी। अगली विधि में हम चलते हैं जो कि हमारी है GM कृषि यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फार्मिंग या एग्रीकल्चर। दोस्तों GM फसल उन फसलों को कहा जाता है जिनके जीन को यानी कि जो जीन होता है उस जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। रूपांतरित का मतलब या तो बदल दिया जाता है या उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें कैसे किया जाता है, पहले पौधे से सेल यानी कि कोशिका ली जाती है। उस कोशिका से DNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जिस DNA पर जो कीट है वो आक्रमण करती है यानी कि कीट के लिए वो कीट उस पर आसानी से आक्रमण करती है, उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और एक्सट्रैक्ट करके उसमें नया जीन डाला जाता है। यानी नया जीन ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसको फिर से उस कोशिका में डाल दिया जाता है। उसके बाद में उस कोशिका का विभाजन किया जाता है और उस प्लांट में डाल दिया जाता है। वो जो प्लांट है वो कहलाता है ट्रांसजेनिक प्लांट। अब जो कीट पहले उस पौधे पे आक्रमण करती थी, अब वो कीट इस पौधे पर आक्रमण नहीं कर पाएगी क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से इस जीन को चेंज कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में GM मस्टर्ड यानी कि जो सरसों है उसको यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है उसको भारत में मंजूरी दे दी गई है। भारत में GM फसलों की बात करें तो भारत में कपास यानी कि BT कपास, उसको बोलते हैं BT कपास। तो BT कपास की व्यावसायिक खेती की जाती है जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। दोस्तों GM मस्टर्ड यानी कि GM सरसों से पहले कोई भी खाद्य फसल को मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन अब GM सरसों को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस परिवर्तित DNA के कारण कई प्रकार की एलर्जी हो सकती है। GM फसलों के लाभ की बात करें तो दोस्तों इसमें साधारण बीज से कहीं अधिक उत्पादकता
प्राप्त की जा सकती हैं। जीएम फसलें सूखारोधी, बाढ़-रोधी के साथ कीट प्रतिरोधी भी होती हैं। अधिक कीटनाशकों की इनमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो कीट इस पे आक्रमण करते हैं उस जीन को ही चेंज कर दिया गया है। इसलिए इसमें कीटनाशकों और फर्टिलाइज़र यानी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर नुकसान की बात करें तो हर बार नया बीज खरीदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो जीन चेंज किया जाएगा वो नया बीज हमें खरीदना पड़ेगा। तो इससे जो किसान है उसकी जो कॉस्ट है यानी कि जो लागत है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य, पर्यावरण, जैव विविधता के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ये कई वैज्ञानिकों का मानना है। देश में कृषि में काफ़ी अधिक जैव विविधता है जो जीएम प्रौद्योगिकी को अपनाने से खत्म हो सकती है। दोस्तों, हो सकता है कि जीएम जो कीट है वो भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने एक ही प्रकार की जीएम फसलें उगाना शुरू कर दिया यानी कि विविधता को कम कर दिया, तो हो सकता है कि आगे चलकर इस पर भी अटैक हो जाए। तो कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता भी खत्म हो सकती है। अब बात करें कि जीएम फसलों को मंजूरी कौन देता है। तो दोस्तों, एक कमेटी है, उसका नाम है द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC। ये इसको मंजूरी देती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। जीएम फसलों को मंजूरी देती है द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, और ये आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। हम भारत के भूगोल को कंप्लीट करने के बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में भारतीय कृषि के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।